अच्छा, कीवर्ड रिसर्च जो होती है हम लोग क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं? गूगल जो है हमारे पास, उसका जो सर्च इंजन जो होता है हमारे पास, इसके अंदर कुछ वर्ड्स इस तरह होते हैं जो कि बार बार हम लोग उसको टाइप करते हैं, ठीक है ना, बार बार सर्च होते हैं। मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा रहा हूँ। कोई भी वर्ड हो, मार्केटिंग आप ले लें, डिजिटल आप ले लें, कोई क्लास आप ले लें, स्कूल ले लें, तो उसकी एक ख़ास किस्म की अपनी क्वांटिटी होती है। जितना ज़्यादा लोग उसको टाइप करेंगे तो वो हमारे पास वर्ड जो होगा वो मेरे पास कोई भी उसका सर्च वॉल्यूम मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लोग उसको ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। और जब उसका सारा सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता है, अब बीइंग अ मार्केटर मेरा क्या काम होता है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कीवर्ड है, मेरे पास मार्केटिंग, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, इस वर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं एक दिन के अंदर। तो मुझे पता चलता है कि पर डे के अंदर मेरे पास एक सर्च पे आ रही 10K, यानी कि 10,000 लोग एक दिन के अंदर लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इधर से आ जाइए सर, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है इसको, अगर इसी कीवर्ड को अगर इसी कीवर्ड को मैं अपने लिए इस्तेमाल करूं, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने एक ब्लॉग लिखा, ब्लॉग लिखने के बाद मैंने इसी कीवर्ड को इस्तेमाल किया। अब जो भी बंदा कीवर्ड आके ये लिखेगा, यानी कि ये कीवर्ड मेरे पास टाइप जैसे ही कर देगा, तो मेरा ब्लॉग भी रैंक होगा। मैं तुम लोगों की ज़ुबान में समझा तो किस तरह, यूट्यूब तो आप लोग इस्तेमाल करते हो ना, टिकटॉक भी इस्तेमाल करते हो। अब टिकटॉक पे आप लोग मिसाल के तौर पर जो चीज़ ट्रेंड कर रही हो, ट्रेंडिंग में जा रही हो, तो वो आप लोग सर्च बार में लिखते हो, ठीक है। कुछ भी आप लोग लिख लो ना, किसी सियासतदान का नाम आपने लिख लिया, किसी और का नाम आपने लिख लिया, तो जैसे आप उसका नाम आप सामने लिखते हो तो उसकी वीडियो सामने आनी शुरू हो जाती हैं। वो क्यों होता है, ठीक है ना। यही चीज़ हमारे पास सर्च इंजन में भी इसी तरह काम करता है। कीवर्ड्स हैं हमारे पास, कीवर्ड में ये होता है कि जोन सा कीवर्ड सबसे ज़्यादा टाइप किया जा रहा हो, सबसे ज़्यादा लिखा जा रहा हो, सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा हो, उन कीवर्ड्स को हम लोग अपने कंटेंट के अंदर, ब्लॉग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों को समझ नहीं आ रही, तुम लोग क्लास देख लें, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने इसके अंदर बताई थी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, वो थी मेरे पास किसी भी पिक्चर की ऑप्टिमाइजेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। मैंने कल क्लास में बताया था कि पिक्चर की ऑप्टिमाइजेशन दो तरीक़ों से होती है हमारे पास। एक, इसके अंदर हम लोग डालते हैं ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर हम लोग डालते हैं वो है मेरे पास इसका इसका जो साइज़ होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। अब हम लोग वेबसाइट पे आए, हम लोगों ने अपनी ब्लॉग की वेबसाइट खोली, अगर वो वेबसाइट देर से अपलोड हो रही है, ठीक है, देर से अपलोड हो रही है, तो उसका वजह ये होती है कि मेरे पास अमूमन या तो नेट की स्पीड भी स्लो हो सकती है, और दूसरी वजह ये होती है कि जो कंटेंट मैंने उसके अंदर डाला वेबसाइट के ऊपर वो हाई क्वालिटी का है। तो इमेज साइज़ बहुत मैटर करता है। आप लोगों ने हमेशा साइज़ को अपने कम करना होगा, उसको देखना होगा कि आया वो अपलोडिंग में कितना टाइम ले रही है मेरी वेबसाइट, ठीक है ना, या वो इमेज अपलोडिंग में मेरा कितना टाइम ले रही है। दूसरा, उसके अंदर आप लोगों ने ऑल्ट टेक्स्ट डालना होगा। अब ऑल्ट टेक्स्ट जो होता है वो नज़र नहीं आता, वो इमेज के पीछे होता है, इमेज के पीछे होता है। वो भी मैंने कल बताया था कि ऑल्ट टेक्स्ट हम लोग किस तरीके से डालते हैं। तीसरी चीज़ मेरे पास इसके अंदर आती है वो है पेज स्पीड। हम लोग पेज स्पीड को मेजर करते हैं, पेज स्पीड कितनी है, कितने मिली सेकेंड में हम लोग, हमारा सर्वर इसको मेरी वेबसाइट पे अपलोड करता है, और इस वक्त इसमें क्या मेरे पास मुख्तलिफ एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम लोगों ने पढ़ी थी कि जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टैग्स एंड मेटा
डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग्स हमारे पास क्या है, इसको अमूमन हम लोग H1 भी कहते हैं। H1 मतलब एक हेडलाइन वन। गूगल पे आप लोग जब कोई चीज़ सर्च करते हो, ठीक है, गूगल पे जब आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो हमारे पास एक हेडलाइन होती है ब्लू कलर में, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है 3 लाइनों में। वो जो हेडलाइन होती है ब्लू कलर के अंदर, वो मेरे पास मेटा टैग्स होती है, और नीचे जो हमारे पास नीचे 3 लाइन्स आती हैं, वो मेरे पास डिस्क्रिप्शन होती है। अब ये मैं बिल्कुल आप लोगों से बता रहा हूँ कि मैंने कल क्या पढ़ाया था जो आप लोगों ने मिस किया है, ठीक है, जो मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये हो चुका है, क्लास आप लोग जाके देख लेना। अब जो मेटा टैग्स होता है ना, उसमें भी हम लोग अपने कीवर्ड्स डालते हैं, और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हम लोग अपने कीवर्ड्स डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, वो इसीलिए हम लोग कीवर्ड्स ऐड करते हैं कि हमारा कंटेंट जब भी कोई गूगल के ऊपर सर्च करे ना, वो रैंक हो जाए। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। आप लोग किसी बाजार जाओ ना, और वहाँ पे एक साइड पे ढेर लगाओ, तो उस ढेर में से चीज़ को ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन अगर वही ढेर को अगर मैं उठा के तरतीब से रख दूँ, और हर एक चीज़ के आगे मैं एक लेबल लगा दूँ, ठीक है, तो आप लोगों के लिए उस चीज़ में से ढूंढना आसान हो जाएगा। गूगल पे जब हम लोग कोई चीज़ भी सर्च करते हैं ना, अगर हम लोगों ने अच्छे कीवर्ड्स डाले हुए हैं तो हमारे कंटेंट के रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कंटेंट के रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इसका दूसरा फायदा ये होता है कि हमारे पर ट्रैफिक आती है, ऑर्गेनिक ऑडियंस। ये ऑर्गेनिक ऑडियंस मुझे चाहिए होती है, और फिर उसी से ही हमारा काम चलता है। अब ये क्या चीज़ होता है, ये इंशाल्लाह मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको यहीं पे क्विट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ब्लॉगिंग के ऊपर। अब ये कल वाली क्लास में आप लोग देख लेना जो नहीं आए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए मैंने क्या बात की है। अब आते हैं ब्लॉगिंग के ऊपर। ब्लॉगिंग क्या चीज़ है मेरे पास, थोड़ा सा नीचे नीचे बस। अच्छा, ब्लॉगिंग मेरे पास देखो सर्व करता है, मेरे पास एक कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। किस तरह, ब्लॉगिंग ये क्या चीज़ है मेरे पास। ब्लॉगिंग यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि सर्व हैज़ अ क्रैमस्टोन फॉर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस टू शेयर वैल्यूएबल इनसाइट, एक्सपर्टीज, इंडस्ट्री नॉलेज विद देयर ऑडियंस। ब्लॉगिंग, इसको अगर मैं डिस्क्राइब करूँ ना, एक इसको ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई वेबसाइट है, जिस तरह आजकल लोग वीडियोस बनाते हैं, ठीक है ना, व्लॉग्स बनाते हैं, उसमें लोग कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करें, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, कोई भी रिटर्न फॉर्म के अंदर हम लोग कोई इंफॉर्मेशन, कोई वैल्यूएबल नॉलेज हम लोग ब्लॉग के थ्रू देते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट्स बनाते हैं। वेबसाइट बनाना भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा फ्री वाली, ताकि आप लोगों का हाथ थोड़ा बहुत आदि हो जाए, ठीक है ना। हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद यह हो गया मेरा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मेरा ये होता है कि मैं अपनी नीश एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीश से मुराद मेरा क्या है, टॉपिक, कोई भी टॉपिक। आप हेल्थ ले लें, आप टेक्नोलॉजी ले लें, आप मार्केटिंग ले लें, आप फूड ले लें, एनीथिंग, नो डाउट, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए आपके पास, लैंग्वेज सिर्फ एक ही काम करती है, वो है मेरे पास इंग्लिश। अगर आप लोग उर्दू के ब्लॉग रैंक करना चाहें, पेड तरीके से रैंक हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से रैंक नहीं होते, ठीक है। अच्छा, जब ये मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मेरा जो असल जो सीन होता है, नीश सेलेक्ट करने के बाद जो थर्ड स्टेप आता है मेरे पास, वो है मेरे पास कंटेंट, ठीक है। कंटेंट लिखता हूं, लेकिन इससे पहले इसके दरमियान यहां पर, ठीक है, इसके दरमियान मैं अपनी वेबसाइट की 3-4 चीजों को मैं नोट करता हूं। एक मेरी डोमेन की ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, डोमेन ऑप्टिमाइजेशन एक। दूसरा मेरे पास होना चाहिए वो है यूआई, जिसको हम लोग कहते हैं यूजर इंटरफेस। तीसरा मेरे पास इसमें होना चाहिए यूएक्स, जिसको हम लोग कहते हैं यूजर
एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, तीसरी मेरे पास इसके अंदर आनी चाहिए वो है साइड मैपिंग। साइट मैपिंग ये इंशाल्लाह मैं भी आपको करके बताऊंगा, तो इससे टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने, बिल्कुल घबराना नहीं है कि यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। साइड मैपिंग। चौथी चीज़ मेरे पास आती है वो है मेरे पास इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, अब ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? सबसे पहले डोमेन है। डोमेन में भी हम लोग इस डोमेन की भी ऑप्टिमाइजेशन होती है। डोमेन मेरे पास किस किस्म की होनी चाहिए? डोमेन मेरे पास ऐसी होनी चाहिए जो कि मेरे पास हो इजी टू रीड। ये आप लोग नोट कर रहे हैं अपने पास? अच्छा, क्योंकि भूल जाएगा ना आप लोगों से। अच्छा, डोमेन मेरे पास होनी चाहिए, वो सबसे पहली चीज़ मेरे पास होनी चाहिए डोमेन में, सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए वो इजी टू रीड हो, आसानी के साथ उसको रीड किया जा सके। दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है वो है इजी टू रिमेंबर, याद करने में आसान हो। और तीसरा पॉइंट मेरे पास आता है इजी टू राइट, लिखने में आसान हो। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक डोमेन है मेरे पास, वो है माइक्रोसॉफ्ट। ये चलो माइक्रोसॉफ्ट से भी आसान कोई डोमेन अगर आप लोग ले लें, कोई है आप लोग कुछ याद आ रहे कोई डोमेन की वेबसाइट का नाम? हाँ, कोई भी वेबसाइट का नाम ले लें। हाँ जी, गेट इनटू पीसी, ये भी अच्छी वेबसाइट है। और कोई? हाँ, फोर्ब्स है मेरे पास, नोकिया हो गया, एप्पल हो गया मेरे पास, ठीक है ना। इस तरह की वेबसाइट में क्या कि ये मेरे पास आसानी के साथ मुझे रीड भी लोग कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की डोमेन बिल्कुल काम नहीं करती कि जिसका मिसाल के तौर पर आपने पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो आसानी के साथ मेरे पास रीड राइट या फिर पढ़ने में मुझे मुश्किल हो, ठीक है। डोमेन में ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहली चीज़ मेरे पास ये 3 पॉइंट्स आते हैं। अच्छा, अब दूसरी पॉइंट मेरे पास आता है वो है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है मेरे पास? ये मेरे पास एक मेरी वेबसाइट है। वेबसाइट मेरे पास 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है। सबसे ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं हेडर, साइड वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्लाइड बार, और सबसे नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं इसको फुटर। और ये मेरे पास इसमें आ गया इसका मेन पेज। अभी ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने अपनी वेबसाइट को किस तरीके से रखना है। अब यूज़र इंटरफेस के अंदर जब मैं इस हिसाब से सेटिंग करूंगा कि मेरा जो हेडर होगा उसमें मैंने क्या देना है, स्लाइड बार के अंदर मैंने क्या देना है, और फुटर के अंदर, ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है वो है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक मेरे पास आती है वो है मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ये कि तकरीबन जो इंटरनेट है मेरे पास, वो 60% लोग जो हैं वो हमारे पास सेल फोन में यूज़ करते हैं, ठीक है, मोबाइल के अंदर। तो मैंने अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन का जो लेआउट है ना, वो मैंने चेक करना है कि मेरे मोबाइल पे किस तरह शो हो रहा है। अगर वो मोबाइल पे इस तरह शो हो रहा है कि लोगों को मुश्किल आ रही है उसको रीड करने में, उसको पढ़ने में, उसको समझने में, तो आपकी वेबसाइट काम की नहीं है। मैं बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर उसकी ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से है कि वो मोबाइल के अंदर उसका लेआउट सही नज़र आ रहा है, पिक्चर आपको सही शो हो रही है, लेआउट आपको सही नज़र आ रहा है, तो आपकी मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट है। अब ये किस तरह पता चलता है, ये इंशाल्लाह मैं आपको उसमें बताऊंगा। तीसरा पॉइंट मेरे पास आता है वो है साइट मैपिंग, और चौथा आता है हमारे पास इंडेक्सिंग। साइट मैपिंग हमारे पास क्या होती है, जब हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम लोग उसको अपलोड करते हैं सर्च इंजन के ऊपर, ठीक है ना। अब सर्च इंजन हम देखते हैं कि यार किसका शेयर मार्केट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला सर्च इंजन होता है, हम लोग उसी पे ही अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं।
अभी आजकल चूंकि हमारे पास एक ही सर्च इंजन है जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ बॉट्स छोड़ देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गूगल बॉट्स। वो आके इसके ऊपर आते हैं, इसके ऊपर क्रॉल करते हैं, ठीक है ना, गूगल बॉट आगे इसके ऊपर क्रॉल करते हैं। उस क्रॉल करने से ये फ़ायदा होता है कि वो एक्चुअली इसके अंदर से वो ये चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई नक्स तो नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है कि यार उसकी वजह से आपकी साइट शो नहीं होगी, ठीक है। तो साइट मैपिंग क्या होती है, एक्चुअली वो आपको एक मैप दे देता है, आपकी साइट के ऊपर एक मैप दे देता है और उस मैप में आपको एक ख़ास जगह दे देता है, बिल्कुल, ताकि कोई भी आके अगर आपकी सर्च इंजन को सर्च इंजन पे आके आपकी साइट को सर्च करे तो वो शो हो सके। अगर साइट मैपिंग हम नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट शो नहीं होगी, ठीक है। ये थी कुछ ब्लॉगिंग की बुनियादी चीज़ें। अब जो ब्लॉगिंग है हम लोग करते क्यों हैं, सबसे पहले यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। दो चीज़ें हम लोग अमूमन ये करते हैं कि हम लोग जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होते हैं वो लाने के लिए हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि वन ऑफ द primarily benefits of blogging and its ability to drive organic traffic to your website. Search engine like Google prioritize fresh, relevant content, making blogging an effective strategy for improving search engine visibility. मतलब क्या कि जब आपकी वेबसाइट पर या ब्लॉग के ऊपर जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी तो लोगों के लिए सर्च इंजन की ऊपर आपके ब्लॉग की विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा आपके ब्लॉग पर या वेबसाइट पर में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या चीज़ है, ट्रैफिक मेरे पास दो हिस्सों में डिवाइड होती है हमारे पास, जिसको हम लोग कहते हैं रश, उर्दू में भी लिख लेता हूँ बस। एक हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक, एक को हम लोग बोलते हैं पेड। जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है वो खालिस होती है, मतलब क्या, लोग खुद से आके सर्च करें या किसी लिंक के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मेरे पास या तो होती है सर्च बेस या किसी बैकलिंक के थ्रू आती है। अब ये बैकलिंक क्या चीज़ है भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और गूगल मेरे पास सारा सर्च बेस ऑडियंस है, ठीक है ना। अगर मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, तो मैं एक वीडियो देखूँ तो मुझे दूसरी वीडियो यूट्यूब खुद सजेस्ट करता है, लेकिन गूगल पे इस तरह नहीं होता। गूगल पे आप जाते हो और सर्च करते हो, तो गूगल मेरे पास सर्च बेस्ड ऑडियंस है। तो वेबसाइट के ऊपर दो तरीके से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है, एक होती है मेरे पास सर्च बेस, लोग खुद से आगे सर्च करें, दूसरा बैकलिंक्स होते हैं। मतलब बैकलिंक से क्या मुराद, मैंने व्हाट्सएप पे अपने लिंक्स दे दिए हैं, मैंने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने लिंक्स दे दिए हैं, मैंने किसी और की वेबसाइट पे अपने लिंक्स दे दिए, जिसको हम लोग गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है, किसी और की वेबसाइट पे अपने लिंक दे दिए हैं, वो मेरे पास बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ट्रैफिक लाने का क्या है, अपने ब्लॉग के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो है पेड। पेड क्या है, मेरे पास मैंने ब्लॉग बनाया, मैंने ब्लॉग के ऊपर अपना कंटेंट दिया, ठीक है। कंटेंट देने के बाद मैंने अपने गूगल एडवर्ड्स के थ्रू इश्तिहार चला दिया और मैंने वो पेड एडवर्टाइजमेंट लेकर अपने ब्लॉग पर आ गया, ठीक है। लेकिन पेड में मसला ये होता है, आपने ब्लॉग चढ़ाया, लोगों को अपने ब्लॉग्स दिखा दिए, आपके ब्लॉग पे 10,000 के ट्रैफिक आ गई, लेकिन वो तब तक आती रहेगी जब तक कि आपका इश्तिहार चल रहा है, जब तक कि आपने पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो पायदार नहीं होता, वो देर तक नहीं चल सकता हमारे पास, सही है। तो इसी वजह से ज़्यादातर तकरीबन 80% लोग जो होते हैं वो पेड को नहीं वो करते। वो लोग करते हैं जो बड़े ब्रांड्स हैं, कंपनीज है, कुछ चीज़ बेचना चाह रही है, जिस तरह शॉपिफाई, ई कॉमर्स वाले आ गए। अब शॉपिफाई क्या चीज़ है, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है, लोगों को जो जिसको हम लोग लोकल ई कॉमर्स कहते हैं। शॉपिफाई एक वेबसाइट प्लेटफॉर्म है, उस वेबसाइट पे लोग अपने स्टोर बनाते हैं,
ठीक है, उस पर चीज़ें अपलोड करते हैं और इश्तिहार चलाते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो उस ऐसे कामों के लिए जहाँ पे आपको इंस्टेंट कोई रिजल्ट चाहिए हो, फौरन। हाँ, शॉपिफाई जो है ना, अच्छा सवाल किया आपने। शॉपिफाई जो है ना, इसकी कोई मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, ठीक है। आपने वो मंथली सब्सक्रिप्शन ले ली, अब आपको वो एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं। आपने गए वहाँ पे अपनी वेबसाइट अपनी बनाई शॉपिफाई के ऊपर, उसके ऊपर अपनी कोई भी प्रोडक्ट लगा दी। जो जो प्रोडक्ट्स होती कई किस्म की होती हैं, पीएल भी एक होता है हमारे पास, ड्रॉप शिपिंग भी होती है, ठीक है ना। अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है तो उसको पीएल कहते हैं, अगर आप किसी और की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपना कमीशन ले रहे हैं तो उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इश्तिहार भी शॉपिफाई से लगता है फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर और गूगल के ऊपर, ठीक है। तो शॉपिफाई एक आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है फॉर सेलिंग योर एनी प्रोडक्ट, ठीक है। तो पेड हमें कहाँ जरूरत होती है, जहां पे हमें क्या चाहिए होता है, इंस्टेंट, जहां पे हमें फौरन नतीजा चाहिए होता है ना, कि फौरन मुझे ये चीज़ मिल जाए। मिसाल के तौर पर मैंने ये मार्कर बेचना है, तो अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं मार्कर के ऊपर ब्लॉग लिखना शुरू कर दूं तो ये मार्कर कहीं एक साल में भी नहीं बिकेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका इश्तिहार लगा दूं तो ये एक दिन में भी बिक जाएगा। तो वहां पे मैं पेड करता हूँ काम, वहां पे मैं पैसे लगाता हूँ। लेकिन ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट होता है। ऑर्गेनिक क्यों बेस्ट होता है, क्योंकि इससे मुझे क्या मिल रही होती है, ऑर्गेनिक सर्च बेस्ड ऑडियंस। सर्च बेस्ड ऑडियंस का क्या मतलब, मैंने इश्तिहार लगाया तो वो 10,000 बंदों तक गया, ठीक है। अब 10,000 जो हैं वो पता नहीं मेरी ऑडियंस है कि नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन ऑर्गेनिक ऑडियंस में वही बंदा मेरे वेबसाइट पे आएगा जो मेरे कंटेंट को पसंद करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ऑर्गेनिक ऑडियंस मेरे पास काम करती है। ये हो गए मेरे पास ड्रिविंग। अच्छा, नीचे आओ थोड़ा सा, तला, बस 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 बस। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट मेरे पास आता है, वो है एंगेजिंग योर ऑडियंस। एंगेजिंग योर ऑडियंस का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने एक ब्लॉग बनाया, अब आपने ब्लॉग बना रहे हैं, ट्रैफिक आ रही है, तो एक्चुअली आप एक्टिवली अपने रीडर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं, ठीक है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके साथ वो खुद ही कन्वर्जेशन शुरू कर देता है थ्रू मुख्तलिफ तरीक़ों से, या वो आपने ईमेल दी हुई है उसके थ्रू आपको वो कर लेगा कांटेक्ट, या फिर कोई नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसके थ्रू आपको कर लेगा। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है इसके अंदर, जनरेटिंग लीड्स एंड कन्वर्जन। अच्छा, मार्केटिंग का बुनियादी उसूल क्या होता है हमारे पास, जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ये मतलब ये नहीं कि आप बस लेटे हुए और आप लोगों ने मोबाइल लिया हुआ है आप स्क्रॉलिंग करो, ये पूरी साइंस है, ठीक है, पूरी साइंस है, इसलिए तो उसको सही समझ के पढ़ो। अच्छा, जो मार्केटिंग है मेरे पास, उसका बुनियादी चीज़ क्या होती है, मार्केटिंग में होता है मेरे पास एक फनल कहते हैं पीक को, वो जिससे आप लोगों ने देखा होगा ना, वो आपको वो मोटरसाइकिल में ऑयल डालते हैं नीचे करके, पीक होती है ना, फनल उसे कहते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक फनल है, इसका जो टॉप पोर्शन है ना मेरे पास, वो कहलाता है अवेयरनेस, ठीक है ना। और इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, वो मेरे पास कहलाता है कन्वर्जन, ठीक है। ये जो अवेयरनेस का हम लोग ये खुद ये फनल बनाते हैं। जब भी हम लोग किसी ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं ना, तो ये फनल हम बनाते हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम लोग पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, लोगों को बताते हैं अपने बारे में। मिसाल के तौर पर ये कॉलेज है ना, अब लोगों को नहीं पता कि यार इस कॉलेज के अंदर क्या है, कितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन सी कोर्सेज हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने असिस्टेंट्स हैं, कितनी लैब्स हैं, लैबों में क्या इक्विपमेंट्स हैं, लोगों को नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, वीडियो, पिक्चर एंड टेक्स्ट। लोगों को बताता हूँ कि ये एक कॉलेज है और इस कॉलेज के अंदर मेरे पास ऐसे 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 पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ये काम करती हैं मेरे पास। इस तरीके से मैं लोगों को क्या करता हूँ, बताता हूँ कि दिस इज़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पेशावर,
ओके, तो उससे क्या होता है, मेरे पास कुछ लोग आने शुरू हो जाते हैं इसके अंदर, एक्चुअल ह्यूमन इस फनल के अंदर आते हैं। ठीक है, जब वो इस फनल के अंदर आते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फनल में एक और हिस्सा बनाता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ कंसीडर ऑडियंस, कंसीडर। अब मैं ऐसे ऐसे फिल्टर कर रहा हूँ, फिल्टर क्या, छानना, जिस तरह पत्ती नहीं छानते हैं चाय की। जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना, तो इधर में से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक यहाँ पे मैं एक पोस्ट लगाता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जो है वो कोर्स ऑफर कर रहा है DAE का, या डिप्लोमा करा रहा है। ठीक है, डिप्लोमा करा रहा है और आप आके दाखिला ले लो। तो मेरे पास क्या हुआ, वो ऑडियंस आई और यहाँ पे सिर्फ वो ऑडियंस रह जाएगी मेरे पास जो कोर्स लेगी मुझसे। ठीक है, और बाकी ऑडियंस मेरे पास ऊपर चली जाएगी, यानी कि यहाँ पे मेरे पास 100 बंदा था तो यहाँ पे मेरे पास 50 रह गया। ओके, अब इधर मेरे पास आता है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन कब होती है कि जब मेरे पास इस कोर्स लेने वालों में से एक्चुअल मेरे पास आके क्या कर लें, एडमिशन ले लें। तो ये 50 में से भी मेरे पास कितना बच जाता है, 20। ये मेरे पास होती है कन्वर्जन। और इसी कन्वर्जन को हम लोग मार्केटिंग की ज़बान में कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ब्लॉगिंग में भी यही होता है। आप लोग ब्लॉग्स लिख रहे हैं ना, तो नहीं ब्लॉग लिखना, सोचोगे अच्छी तरह। मैं भी आप लोग जब वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा ना, तो हवा में ब्लॉग्स नहीं लिखने हैं कि बस कभी हेलमेट पे ब्लॉग लिख लिया, तो कभी जूते पे ब्लॉग लिख लिया, तो कभी सॉक्स पे ब्लॉग लिख लिया, तो कभी किस पे। नहीं, ये नहीं करना आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या करना, अच्छी तरह सोचना है कि मैं किस नीश पे काम कर सकता हूँ अच्छा। ठीक है, मैं किस चीज़ के बारे में अच्छा लिख सकता हूँ, मैं किस चीज़ के बारे में अच्छी वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है ना, उस चीज़ की। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अब इसका सबसे पहले टारगेट क्या होगा, मिसाल के तौर पर अभी बर्ड्स पे काम कर रहे हैं ना, बर्ड्स को खास किस्म की बर्ड्स हैं, कौन कौन सी। अच्छा अच्छा, मुख्तलिफ हैं। तो अब ये देखें बर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो ये क्या करेंगे, उस बर्ड्स में से भी अपनी ख़ास किस्म की नीश निकाल लेंगे कि यार ये स्पेसिफिक, ये जो परिंदा है मैं इसके ऊपर कंटेंट लिखूंगा। उसके बारे में लोगों को बताना शुरू करेंगे, कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जब कंटेंट लिखना शुरू करेंगे ना, तो वो एक्चुअली वो क्या कर रहे होंगे, इस फनल के अंदर पहले जो अवेयरनेस कैंपेन है ना, उसके थ्रू लोगों को बताएंगे कि बर्ड्स जो हैं ये हैं क्या चीज़, इसमें कितनी किस्में होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे तो अब नहीं पता आपकी फील्ड के बारे में, लेकिन लोगों को एक अवेयरनेस कैंपेन बनानी शुरू करेंगे। ये इस तरह ही मैं तुम लोगों की ज़ुबान में समझाता हूँ। ये नौजवान तबका जो है ना, माशाल्लाह, ये इस तरह समझता है कि जिस तरह आप लोगों ने उसका नाम सुना भी होगा, अक्सर मैं इस बने का नाम, शाहिद अनवर का नाम सुना है ना। तो टिकटॉक पे जब वो पहली दफ़ा आया था ना, मैं आजकल जब कंटेंट देखता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि ये अब कौन सा मंजन बेचेगा। ठीक है, तुम लोगों को पता नहीं सनी अली को जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन आप तो जानते होगे सनी अली को ना, एक्सट्रीम कॉमर्स वाला। अच्छा, सनी अली हो गया, साकिब अजहर हो गया, या आजकल शाहिद अनवर आ गया। तो ये क्या करते हैं, ये भी इसी फनल के थ्रू काम करते हैं। ये पहले आके लोगों को ये नहीं कहते हैं कि यार आके मेरा कोर्स ले लो। अब बात को समझें, ये पहले कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आके मेरा कोर्स ले लो। सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये मेरी घर है, ये मेरी गाड़ी है, तुम सब गरीब हो, और क्या कहते हैं, ये जो है मैं ये कर रहा हूँ, ये मैंने इस तरह कमाए हैं, ये मैंने ऐसे कमाए हैं। लोगों के अंदर अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, डेट्स इट। जब वो अवेयरनेस कैंपेन में लोग आना शुरू हो जाएंगे, अच्छा खासा हमारे पास फनल भर जाएगा। उसके बाद फिर आपको ये क्या करेंगे, कन्वर्जन निकालेंगे। उसमें से कन्वर्जन किस तरह निकालेंगे, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं ना, तो मेरा कोर्स बाय कर लें। तो वो कोर्स कितने का होता है, फिर $200 जितने का भी होता है XYZ। लेकिन ये तरीका कार, ये काम सबसे पहले सनी अली ने किया था, एक्सट्रीम कॉमर्स वालों ने, वो उन्होंने भी यही किया था। सबसे पहले सनी अली ने आके, मैं तब से उसको फॉलो करें, उसके आई थिंक 10,000 सब्सक्राइबर्स थे। बहुत पुरानी बात है ये, आप लोग शायद छोटे हो गए, इसको पता है। यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है, सनी अली ने भी ये काम, लोगों को आके ई कॉमर्स के बारे में बताया, लोगों के अंदर अवेयरनेस कैंपेन फैलाई, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। उस टाइम यूट्यूब इतना नहीं था, लेकिन फेसबुक भी इतना नहीं था, लेकिन खैर जितना भी था वीडियोस के थ्रू लोगों को अवेयरनेस कैंपेन थी।
फिर उसके बाद जब लोगों को अंदाज़ा हुआ कि यार ये भी कोई चीज़ है, तो उसने उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी एकेडमीज़, अपनी ये जगह बनानी शुरू कर दी। लेकिन असल टच कब मिला है लोगों को, जो जिसका मैं कहता हूँ ना एक चीज़ का आगाज़ हुआ है, वो ये था कि लोगों स्टूडेंट्स की उसने वीडियोस बनानी शुरू की, रिव्यू वीडियोस, कि मैंने 1 लाख रुपए कमाए हैं, मैंने 5 लाख रुपए कमाए हैं, मैंने 10 लाख रुपए। अब वो उसने उसके बाद में एक पूरा एक सीन भी बना था, एक ड्रामा भी बना था कि ये बाज़ लोग कह रहे हैं कि झूठ था, बाज़ सच था, आई डोंट नो, लेकिन वो लोगों के जहन में क्लिक आ गई, जब ये लड़का या लड़की 10 लाख रुपए कमा सकता है ई कॉमर्स करके, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। आज भी लोग ये काम कर रहे हैं। अभी कल मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था, एक लड़की ने सिंपल से अपना मोबाइल सामने रखा, लोगों को लोकल ई कॉमर्स की वेबसाइट बताई और लोगों को कहा कि मैं 2 लाख रुपए की सेल कर रही हूँ। अब नहीं पता कि वो जो स्क्रीन बता रही है वो सच है कि झूठ है, हमें तो नहीं पता ना, ये किसी और की ना बता रही हो, ठीक है। तो ये काम आज भी होता है। या टिकटॉक पे वीडियोस आती हैं क्रिप्टो की, हाँ, वो बार्स ऊपर नीचे हो रहे थे, फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब वो आप भी अगर अपना अकाउंट बाइनेंस पे बना लो ना, तो आपको भी वो बार शो होंगे। अब एक बंदा अगर रैंडमली एक वीडियोस देख रहा है ना, तो उसको नहीं पता चलेगा कि यार ये कमा रहा है कि ये सिंपल ऐसी लोगों को चार्ट्स बता रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं मार्केटिंग साइकोलॉजी, इससे कहते हैं मार्केटिंग फनल। डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी की सारी इंसानी नफ्सियात से बनी हुई है। जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ जाता है वो मार्केटिंग समझ जाता है, उसे बेचना आ जाता है। ये रास्ते में जो नहीं बैठे होते, वो जो बेच रहे होते हैं मंजन वगैरह, वो क्या कहते हैं कि ये आपके लिए दवाई है, इसमें हर दर्द का इलाज है, ठीक है। तो वो कहते हैं इसमें नाक का भी इलाज, तो पेट का भी इलाज, तो वो बाबा आता है उसे कहते तुम्हारा भी इलाज है, जवान है उसे कहते तुम्हारा भी इलाज है। तो वो जो मदारी तोप कर रहा होता है ना, उस मदारी तोप से अपनी चीज़ बेचता है। जो मार्केटर होता है ना, वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी से खेल रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पे ब्लॉगिंग के जरिए हम लोग अभी क्या करेंगे, जनरेटिंग लीड्स एंड कन्वर्जन। लीड्स लोगों को लेकर आना, हमारा असल मकसद ये नहीं होगा कि मैंने लोगों को कोई भी सोशल मीडिया पे आके अगर वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं ना, चाहे वो वीडियो में हो या ब्लॉग में हो ना, वो खुदाई वास्ते काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये सब अपना कुछ ना कुछ लीड्स और कन्वर्जन कर रहे हैं। आपका भी कोई मकसद हो, जैसे मिसाल के भाई ये बर्ड्स के ऊपर अगर लिखते हैं, तो ये लोगों को पहले बताएंगे, उसके बाद फिर लोगों को ये कहेंगे कि अगर ये बर्ड्स हैं हमारे पास ये पड़ी हुई, या कोई भी XYZ तरीका उनके पास बेचने का अपनी बर्ड्स को या उसके बारे में लोगों को बताने का, तो असल मकसद इनकी ब्लॉग का क्या होगा, अपने बर्ड्स के कारोबार को आगे लेकर जाना, ठीक है। तो एंड हमारे पास क्या आती है, ट्रैफिक जब आ जाती है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं कॉल टू एक्शन, CTA देना। CTA क्या होती है, जैसे शाहिद अनवर कहता है ना कि यार आप लोग मेरा कोर्स लें, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ये CTA। अब ब्लॉगिंग में भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, कॉल टू एक्शन, इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये वर्ड्स होते हैं बार बार आएंगे, अपने पास नोट कर लो तुम लोग। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन ये होता है कि आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाई है और आपने उस बायो पे अपनी कॉल टू एक्शन नहीं दिया हुआ ना, तो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल बेकार है। अगर आपने अपना फेसबुक पेज बनाया, आपने अपना CTA नहीं दिया हुआ, आपने कोई लिंक नहीं दिया हुआ या अपने बारे में नहीं बताया, जैसे मेरी प्रोफाइल है, तो मैंने अपनी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है फॉर कॉन्टैक्ट अस फॉर ट्रेनिंग एंड सर्विसेज, सो दैट्स माई कॉल टू एक्शन। तुम लोग अपना कॉल टू एक्शन बनाओगे, कोई भी ब्लॉग लिखते हो तो नीचे एक कॉल टू एक्शन दोगे, वो कुछ भी हो सकता है आप लोगों का, कि आप लोग बेच क्या रहे हो, आप लोग दे क्या रहे हो, आप लोग इससे हासिल क्या करना चाहते हो। बाज़ लोगों का कॉल टू एक्शन मुख्तलिफ होता है, बाज़ लोगों का कॉल टू एक्शन होता है कि हमें आप अपना ईमेल दे दें, हमें आप अपना नंबर दे दें, हमें आप अपना नाम बता दें, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपकी ईमेल लेकर फिर आपको और ईमेल्स भेजते हैं, वो इंशाल्लाह फिर ईमेल मार्केटिंग में बताऊंगा। नीचे आओ थोड़ा सा, बस बस बस। अच्छा, फिर हमारे पास इसके अंदर होता है कि हम अपनी रीच को किस तरह बढ़ाएंगे। रीच बढ़ाने का यहाँ पे मैंने कुछ तरीके लिखे हुए हैं कि आप लोगों ने क्या करना होगा, अपनी पोस्ट को शेयर करना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लिंक्स उसके शेयर करने होंगे ताकि आप लोगों की रीच एम्पलीफाई हो जाए। दूसरा तरीका इसके अंदर आता है वो है ईमेल न्यूज़ लेटर्स। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो है वो ईमेल मार्केटिंग की है, तकरीबन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 4.8 बिलियन की ऑडियंस ईमेल मार्केटिंग की पड़ी हुई एक्टिव यूज़र्स हैं।
मेरे पास। वो अलग बात है कि इसमें से इनका CTR क्या है, लेकिन ये कि 4.8 बिलियन यूज़र्स मेरे पास ईमेल के, लोग ईमेल पढ़ते हैं। पाकिस्तान इंडिया में नहीं पढ़ी जाती, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के अलावा और बांग्लादेश के अलावा लोग ईमेल्स पढ़ते हैं। लोग नंबर्स देने से कतराते हैं, कोई भी अपना प्राइवेट नंबर नहीं देता किसी को, लेकिन लोग ईमेल्स दे देते हैं। तो ईमेल के थ्रू लोगों को न्यूज़ लेटर सेंड करना, लोगों को ईमेल्स करना अपने ब्लॉग के बारे में, और उसके थ्रू अपनी कन्वर्जन को लेके आना या उसके थ्रू अपनी रीच को लेके आना। नीचे आओ थोड़ा सा। अच्छा बस, इसके बाद मेरे पास ये आता है, आखिरी पॉइंट आता है कि आप लोग किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पे एक टूल भी बताऊंगा। अच्छा ये सारा मैं करवाऊंगा अच्छा आप लोगों को 1 बाय 1। पहले ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये बोलना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, उसके बगैर होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो आता है कि किस तरीके से हम लोग इसको एनालाइज करेंगे अपनी मैट्रिक्स को। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मार्केटिंग 2 किस्म की होती है। एक मेरे पास कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग, और एक मेरे पास कहलाती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है ना, वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब वो उसकी इनसाइट्स आप कैच नहीं कर सकते, उसको आप नाप नहीं सकते। मतलब क्या, मैंने ये पोस्टर लगाया, अब इस पोस्टर को कितने लोगों ने देखा है, कहाँ तक देखा है, कितने मर्दों ने देखा है, कितनी औरतों ने देखा है, कितनी एज वालों ने देखा है, ये मैं नहीं देख सकता। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं नोट कर सकता हूँ। अब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है मेरे पास, जिसके ऊपर हम लोग आगे जाके काम भी करेंगे, उसका नाम है मेरे पास गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जज करते हैं अपने मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मेरे पास क्या आता है, डेमोग्राफिक्स, मतलब एज, जेंडर, लोकेशन, ठीक है। इसके अलावा CTR, CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। अच्छा ये नोट कर लो अपने पास, क्लिक थ्रू रेट मतलब क्या, मेरे पास ये ब्लॉग मैंने लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये अगर कोई पढ़ने बैठे तो उसको तक, ठीक है ना, तो मुझे पता चल जाता है कि अगर 1000 बंदे आए हैं मेरे ब्लॉग के ऊपर, ठीक है ना, तो 1000 बंदों में से कितने लोगों ने कितने % तक मेरा ब्लॉग देखा है, ठीक है। इसको कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग गूगल एनालिटिक्स से हम लोग ये भी पता लगाते हैं कि कितने लोगों ने मेरे ब्लॉग पे क्लिक किया है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रेशंस, CPM इसको हम लोग कहते हैं, क्या, CPM, क्लिक पर इम्प्रेशंस, ठीक है। तो हमें ये सारे एनालिटिक्स जो होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, गूगल एनालिटिक्स एक टूल है, इसको हम यूज़ भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा भी किस तरीके से हम लोग अपने ब्लॉग को चेक कर। और फिर इस सब का हासिल क्या है मेरे पास, इस सब का हासिल है मेरे पास ROI। अच्छा ये ROI वर्ड होता है ना, ये इस पे सऊदीया या दुबई में अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, वहाँ पे जाएँ, तो वहाँ पे अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दें तो सब आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं वो लोग, ROI, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग, मैं आपको समझाता हूँ। ये माइक मिसाल के तौर पर मैंने लिया 500 रुपये का, ये स्टैंड मैंने लिया है कितने का, 2000 रुपये का, ठीक है, 2500 रुपये हो गए। ये मोबाइल मैंने ले लिया मिसाल के तौर पर 20,000 रुपये का, कितने हो गए, ये 22,500 हो गए, 23,000 कर लो। तो ये मेरी कुल इसके ऊपर कॉस्ट है ना। फिर मेरे पास लैपटॉप है, इसकी भी एक कॉस्ट है, ठीक है। फिर जो इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, इसकी भी कॉस्ट है। फिर मेरा टाइम यूज़ हो रहा है, इसकी भी कॉस्ट है। ये सारा कुछ मेरे पास किस में आता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब ये सारी इन्वेस्टमेंट मैंने कर ली, लेकिन इसका बदल में मुझे क्या मिला है, मैं जब ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर मुझे बैक थ्रू मुझे क्या मिला है, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एक्चुअली ये सारी इनसाइट्स लेने का मकसद ये होता है कि अगर मेरा CTA अच्छा है, CPM अच्छा है मेरा, मैं सही लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, सही एज वालों को, सही जेंडर वालों को, तो इसका मतलब ये होता है कि मेरी रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी है। अगर मुझे कन्वर्जन अच्छी आ रही है, मेरा मकसद पूरा हो रहा है उससे, ठीक है। और अगर आपका क्लिक थ्रू रेट नहीं अच्छा, CPM नहीं अच्छा, एज, जेंडर, लोकेशन आप
सही टारगेट नहीं कर रहे हो तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ीरो है, नील है। ठीक है, तो ये आज की ब्लॉगिंग की क्लास थी और मेरे ख्याल में से अभी बस कर देते हैं। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, अल्लाह ने चाहा। वेबसाइट किस तरह बनाती हैं सारा जो मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया इंशाल्लाह कल होगा। हाँ, अभी कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। जी सर, जो आपने कहा कि एक वीडियो बनानी हो यूट्यूब पे हमने डाली, जी तो आपने जैसा कहा कि उसको या पेड करेंगे या फिर और ट्रैफिक लाने के लिए हम्म ऑडियंस हम्म। उसको कैसे करेंगे? अच्छा, वीडियो की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं ना यूट्यूब की, उसकी भी यही तरीका होता है कि हम लोग अपनी यूट्यूब चैनल को, उसके हम लोग कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। यूट्यूब चैनल, अगर आपकी यूट्यूब चैनल की प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं है ना, अगर आप अगर मार्केटिंग की वीडियो बना रहे हो और वो मार्केटिंग की वीडियो कहीं और शो हो रही है, क्योंकि यूट्यूब हमारे पास काम करता है एल्गोरिथम्स पर। ठीक है, तो अगर आपने यूट्यूब को नहीं बताया हुआ कि मेरी ये वीडियो इस स्पेसिफिक टैग्स में डाल दो, इस स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स में डाल दो, तो आपकी वीडियो उसमें नहीं जाएगी, किसी और को शो होगी और आपको उस तरीके के व्यूज़ नहीं आएंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनिक रीच के लिए सबसे अहम चीज़ है। बाकी पेड में ऑप्टिमाइजेशन की हैसियत ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी टाइटल डाल लो, कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल दो, आप पेड लगाते हो तो वो वैसे भी लोगों को शो होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो को पेड कर दिया था, हाँ दूसरी वीडियो मैंने डाली तो उसके लिए अलग पेड कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है। तो जिस तरह आपने कहा सर कि ROI जो है, तो इन्वेस्टमेंट उसको मोटिवेट करने हैं। हाँ, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है कि आप आपकी कंटेंट के ऊपर है ना। अगर आप कोर्स बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप वीडियो लगाते हैं, उसमें कहते हैं कि यार मेरा ये कोर्स खरीद लो। ठीक है ना, आपने आपका एक कोर्स है 5,000 रुपये का और आपने 10,000 रुपये लगाए हुए हैं और आपका वो कोर्स 5 लोग खरीद लेते हैं, तो आपका रिटर्न ऑन वो कितना आ गया, कितना हो गया, 15,000 रुपये आ गया ना, एक्स्ट्रा आपको आ गए, तो 15,000 आपको रिटर्न आ गया, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है। लेकिन अगर आपको माइनस में जा रहा है तो आपका ROI क्या है, वो बुरा हुआ। सिंपल सिंपल मैथ सही है, सिंपल बिजनेस सही है। कोई और किसी का सवाल, एनीथिंग यू कैन आस्क। कोशिश ये करें छुट्टियां ना करें आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग जो थी पहले मैं समझाता हूँ, फिर करता हूँ, फिर आप लोग करते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, समझ आइए तुम्हें, सर तो हिला रही हो तुम, लेकिन समझ आ रही है कि नहीं। चलो बस क्लास ख़त्म हो गई है, जा सकते हैं आप लोग।